प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास पेपर वन पर आधारित है और ये पेपर वन का हमारा दूसरा भाग है। पहला भाग अपलोड हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। इसके पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा। हम बात करेंगे कि जो हमारे किशोर विद्यार्थी हैं, किशोर शिक्षार्थी हैं, उनके लक्षण, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ से प्रश्न बनता है। और हमारा ये भाग 2 आपको दिखाया जा रहा है और इसका पीडीएफ आपको पता है हमारे व्हाट्सएप पेड कोर्स वाले मित्रों को जाता है और इच्छुक अभ्यर्थी यदि इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले किशोर शिक्षार्थी के लक्षण देखने से पूर्व मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगी। एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि अच्छा हाँ, इसका जवाब आप दे पाएंगे इसी पीडीएफ के को देखने के बाद, बट आप कोशिश करें तब भी देने की। कि एक स्थापना दिया है कि शिक्षक शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है। अतः यह अनुदेशन प्रशिक्षण से भिन्न है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे शब्द आते हैं। शिक्षण शिक्षक अधिगमकर्ता, तीन शब्द यहाँ पर ये हैं। और एक और है कि समीक्षात्मक, दूसरा है रचनात्मक, एक है विनियोग, एक है समावेशित करना। ठीक है, एक और शब्द आता है अनुदेशन। ठीक है, अनुदेशन और ये प्रशिक्षण, ये इतने सारे शब्द हैं। यदि इन शब्दों का आपको ज्ञान नहीं है तो इसका उत्तर ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, तो ये स्थापना है, तर्क है कि अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर बताना है। ठीक है, मेरा ये रुझान रहेगा कि जितने भी हम भाग करेंगे, चाहे वो कोर्स में करें या यूट्यूब पर अपलोड होंगे वीडियो, जिस टॉपिक को हमने करना है उसका मैं PYQ यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनटीए द्वारा पूछे गए प्रश्न है, मैंने खुद बनाए नहीं है। तो वो पहले प्रश्न मैं आपके पास रखूंगी, 2-3 प्रश्न, और इसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न एक और है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन लिखा है, टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना, निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, दृश्य श्रव्य के उपयोग अथवा उसके बिना व्याख्यान देना, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता, मूक तथा अनुभाविक पहल, अंतर क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो इसका भी आपको आंसर बताना है, किसकी देन है। आगे है लास्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रतिस्मरण, समग्र कक्षा अंतर्भूत करना और शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास करना। काफी मित्रों को इसके उत्तर आ रहे हैं क्योंकि समूह में डिस्कस हो चुका है ये प्रश्न। और बाकी यहाँ भी आप उत्तर बता सकते हैं, जिन प्रश्नों को आप देख रहे हैं तो आप उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं और इसका उत्तर आपको कल की अगली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, या मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, है ना। बहरहाल आगे चलते हैं, किशोर शिक्षार्थी के लक्षण देखते हैं। क्योंकि आपको पता है किशोर के दम पर, यानी किशोर हमारे जब आज शिक्षित होंगे, चाहे वो सामाजिक रूप से, अकादमिक रूप से, भावात्मक रूप से या संज्ञानात्मक रूप से, तो वो जिस किसी भी रूप से विकसित होंगे तो उससे हमारे भावी भविष्य का निर्माण होगा। तो जब देख लेते हैं युवा किशोर महत्वपूर्ण शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि इन परिवर्तनों की प्रवृत्ति कई बार तीव्र और विविध होती है, इसलिए उन्हें उन लोगों द्वारा पहचाना और परखा जाना चाहिए जो उनके सीखने का निर्देशन करते हैं। यानी युवा की जो प्रवृत्ति है, उसके भाव है, उसके विचार हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ कहाँ पर अपना प्रकट करता है या किसके द्वारा उसके भाव विचार आदि आदि पकड़े जाते हैं। तो वो अकादमिक अकादमिक का आशय है कि जहाँ वो लर्निंग करने जाता है। ठीक है, जहाँ वो सीखने जाता है। अकादमिक से आशय हुआ स्कूल से, कॉलेज से, किसी शिक्षण संस्थान से। तो सबसे पहले उसकी पोल यहाँ खुलती है कि बच्चा अच्छा है, पढ़ने में कैसा है ना। तो देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों की शैक्षणिक विशेषताओं में शिक्षा प्रकार, शिक्षा स्तर और ज्ञान शामिल है। युवा किशोरों में बौद्धिक विकास शारीरिक विकास के रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह उतना ही तीव्र है। ठीक है, बात को समझिएगा। जो युवा किशोर है ना, जितना उनका बौद्धिक विकास होता है शारीरिक विकास के रूप में दिखाई नहीं देता, क्योंकि शरीर उनका बढ़ तो जाता है युवाओं का, लेकिन हो सकता है बौद्धिक विकास उतना नहीं हो पाता उस टाइम। ठीक है, तो लेकिन कितना मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन यह उतना ही तीव्र होता है। बट देखिएगा कितनी तीव्रता से किशोरों की बात सामने आती है। जो प्रारंभिक किशोरावस्था है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान युवा व्यक्तिगत बौद्धिक विकास की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मेटा अनुभूति और स्वतंत्र विचार शामिल है।
वह जिज्ञासु होते हैं और व्यापक हितों को प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर युवा किशोर उन विषयों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं जो दिलचस्प और उपयोगी खोजें होती हैं, जो व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक होती हैं। ठीक है, आगे आपको और बात समझ में आएगी। इतनी बात हो गई। बात समझ में नहीं आए बताइएगा। ये अकादमिक रूप में, अकादमिक जब वो कहीं पढ़ता है तो ये बातें जो उसके साथ में रहते हैं वो ये बात पकड़ते हैं कि युवा किशोरों को बात क्या चाहिए, मतलब क्या चीज़ें उनको समझ में आ रही है, वो कैसा कैसा उनका बिहेव हो रहा है। लेकिन जब वो सामाजिक स्तर पर युवाओं को देखा जाए तो किशोर सामाजिक विकास को अक्सर पहचान की भावना और भूमिका और उद्देश्य की स्थापना की प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। यह स्वयं से बाहर की भावना है। शारीरिक छवि विशेष रूप से लड़कियों के लिए स्वयं पहचान की भावना विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवार और तेजी से सहकर्मी वयस्क भूमिका या प्राप्त करने के लिए किशोरों की व्यवस्था और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किशोर और क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि वो जोखिम उठाने का काम करते हैं। जोखिम उठाना किशोरों की यात्रा की का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सामाजिक विकास और भावात्मक विकास बारीकी से जुड़े हुए हैं क्योंकि युवा लोग स्वयं और व्यक्तिगत पहचान की भावना की खोज करते हैं। मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, क्योंकि जो युवा है ना, कुछ युवा हैं जो कि समाज के लिए भी बेहतर काम करते हैं और वो मतलब इस समय ये जब वो समाज में उतर जाते हैं काम करने के लिए, तो वो सोचते हैं कि हम अपना काम करेंगे और हम समाज के लिए, देश के लिए बेहतर करेंगे, तो हमारी एक व्यक्तिगत छवि भी बनेगी। ठीक है, लोग हमें जानेंगे, पहचानेंगे। आगे हम देख लेते हैं इनका भावनात्मक विकास कैसा होता है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचता है और महसूस करता है और वह उनके भीतर के विचार उनकी भावनात्मक विकास की कुंजी हैं, ठीक उसी प्रकार किशोर तेजी से मूड बदलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बात सच है। किशोर जो होते हैं ना, कि तेजी से मूड बदलते हैं और वयस्कों के प्रति विद्रोही बन सकते हैं, क्योंकि अभी घर में अभी जवान हमारे बच्चे या लड़के लड़कियां हों, सबको नहीं बोल रही, कुछ ही तो भी कुछ बोलो ना कि बेटा इधर जाना है, तो नहीं नहीं वो उनको इधर नहीं, इनको इधर जा, दूसरी साइड जाना है। बेटा इस मित्र से मत मिलो, मत बात करो, उसी से बात करना है, इसके साथ मत जाओ, अच्छा नहीं, मतलब ये बात सत्य है। तो वो फिर क्या है ना, वयस्कों के प्रति विद्रोही बन सकते हैं। वे आलोचना के संवेदनशील हैं और आसानी से नाराज भी होते हैं। तेजी से होने वाले परिवर्तनों का अनुभव होने के कारण किशोरावस्था के दौरान लचीलापन, आत्मसम्मान और मैथुन कौशल जैसे व्यक्तिगत भावनात्मक संपत्ति का विकास और प्रदर्शन होता है। विद्यालय सामाजिक भाव और भावनात्मक सीखने के लिए महत्वपूर्ण साइट है और छात्र कल्याण के आसपास नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे हम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, संज्ञानात्मक, जो किशोरों का संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक या व्यक्ति की संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, उन पर चिंतन करना तथा क्रमिक रूप से उनमें काट छांट कर इस लायक बना देना कि उनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सके। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालकों के बौद्धिक विकास से होता है। ठीक है, यानी अब देखिएगा, इस परिभाषा को आप गौर से करिएगा, वैसे भी आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा तो आप देख ही लेंगे। आगे हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक अनुभूति विचार, औचित्य और धारणा को शामिल करने वाली प्रक्रिया है। यानी संज्ञानात्मक क्या है, अनुभूति विचार यानी जो स्वयं अनुभव करके, औचित्य यानी उचित अनुचित का भेद निकाल करके, धारणा को शामिल करने वाली एक प्रक्रिया है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले मस्तिष्क के शारीरिक परिवर्तन संज्ञानात्मक विकास के विशिष्ट पैटर्न का पालन करती हैं। निष्कर्षतः संज्ञानात्मक स्थितियां शिक्षार्थी के शिक्षा का आरंभिक स्रोत है। इसी के माध्यम से वह बेहतर शिक्षक, कॉलेज अध्ययन से संबंधित बेहतर संसाधनों को पकड़ता है और इसी संसाधनों के माध्यम से वह क्रमशः अपने शिक्षा को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हो गया किशोरावस्था के जो अकादमिक लक्षण हैं देखने को मिलते हैं। फिर सामाजिक, फिर भावात्मक, फिर संज्ञानात्मक। तो इसको आप जरूर देखें कि कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा विकास कर पाता है। ठीक है, किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन होने लगता है किशोरों में। ठीक है, विरोधी मानसिक विकास हो जाता है, संवेगात्मक विकास होता है, रुचियों में परिवर्तन हो जाता है ना। वो अपनी पसंद का सब कपड़ा पहनते हैं, अपनी पसंद का खाना और अपनी पसंद के मतलब उनका सब सूट बूट होने लगता है ना। जॉब भी अपनी पसंद का, यानी पूरे वो चेंज होने लगते हैं। काम भावना का विकास उस समय हो जाता है और बुद्धि का अधिकतम विकास काम भावना, अच्छा ये तो
माफ़ कीजिएगा टू टाइम हो गया है। आत्म प्रेम की भावना उनमें आने लगती है। दरअसल आज तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। और मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं क्लास बना लूँ। मुझे लग रहा था कि तबीयत ख़राब होती है, काम तब भी करना पड़ता है, तो हम क्लास क्यों ना बना लें। ओके। परमार्थ का बाहुल्य उनमें आता है, समाज सेवा की भावना आती है, आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है, अपराध प्रवृत्ति की भावना विकसित होती है, समूह प्रवृत्ति की भावना विकसित होती है। तो ये चीज़ें हैं किशोरों की विशेषताएं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति हम देख लेते हैं। तो आपको पता है दो पद्धतियां हैं या दो विधियां हैं, विधि पद्धति मेथड जो भी आप कह सकते हैं। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, यानी टीचर सेंटर्ड वीएस लर्निंग सेंटर मेथड। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि शिक्षण क्या है। तो जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां या एवं योजनाएं सम्मिलित की जा सकती हैं, यानी जो कई तरीके से शिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है शिक्षार्थियों को। लेकिन जो मुख्यतः है तो शिक्षण की दो विधियां ही पाई जाती हैं, यानी शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस अच्छा, प्रश्न ऐसे ऐसे बन जाएंगे इस टॉपिक से, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं आएगा ना तो बात समझ में नहीं आएगी, प्रश्न भी नहीं बनेगा। क्योंकि 2021 के पैटर्न को लेकर मैं आ रही हूँ। और आप जब गौर से यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भैया ये प्रश्न कहाँ से उठा के लाता है एनटीए। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक की प्रधानता होती है, शिक्षार्थी केंद्रित यानी जो विधि है इसमें कौन है तो शिक्षक ही मुख्य है, उसकी प्रधानता होती है, तथा छात्र कैसे हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय या फिर गौड़ होते हैं। इसमें छात्र श्रोता के समान शिक्षक की बात को सुना करते हैं। यह विधि मौखिक संप्रेषण पर आधारित होती है। शिक्षा में औपचारिकता की मात्रा अधिक पाई जाती है। पढ़ाने का यह तरीका उच्च वर्गों के विद्यार्थियों के लिए ठीक कहा जा सकता है, किंतु यह विधि प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। शिक्षक केंद्रित विधि को अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। यदि इतना पॉइंट आप नोट कर लें, आप याद कर लें, तो भैया इससे तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आगे बात करती हूँ। तो शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक यह चुनते हैं कि छात्र क्या सीखेंगे, यानी सब कुछ सर्वे सर्वा शिक्षक ही हैं। छात्र क्या सीखेंगे, छात्र कैसे सीखेंगे और छात्रों को उनके सीखने पर मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसके विपरीत। ठीक है, ये तो शिक्षक, लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब छात्रों की बारी आती है, अभी हम छात्र मेथड देखेंगे, लेकिन मैं बताऊं कि इसके विपरीत छात्र केंद्रित में सीखने के लिए छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सीखने की अपनी गति के साथ सक्रिय जिम्मेदार प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये छात्र के लिए इतना पॉइंट है। अब मैंने इसके विपरीत बताया आपको। लेकिन आगे जब बात करते हैं तो शिक्षक केंद्रित विधियों के 3 प्रकार ही हैं। कौन? व्याख्या विधि यानी लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि यानी डिस्प्ले मेथड, और ऐतिहासिक विधि को हिस्टोरिकल विधि या इसको स्टोरी मेथड यानी कहानी विधि भी कहते हैं। यानी जो शिक्षक है वो छात्रों को व्याख्या देकर बताएगा। आपको पता है जो व्याख्यान विधि है ये परंपरागत विधि की श्रेणी में आती है। पहले जब आश्रमों में विद्या अध्ययन के लिए जो कोई जाता था तो लेक्चर मेथड ही वहाँ चलता था, वहाँ कोई लिखने उखने का प्रसंग नहीं आता था, है ना। तो प्रदर्शन विधि या फिर इसको व्याख्या प्रदर्शन भी कहते हैं, यानी बोलते भी जाना है और दिखाते भी जाना है। स्लाइड प्रोजेक्टर जिसके भी माध्यम से दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों ही इसमें ऐड होता है। और ऐतिहासिक विधि है जिसमें पुरानी बातों को, है ना, कहानी के माध्यम से या किसी माध्यम से उसको समझाना बताना बच्चों को, और उसके थ्रू कक्षा शिक्षण को और रोचक बनाना। तो ये हो गया ऐतिहासिक विधि। और फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या, आगे आता है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, या इसको आप कह सकते हैं विद्यार्थी केंद्रित पद्धतियाँ, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित या कह सकते हैं, या बाल केंद्रित कह सकते हैं, या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड भी कह सकते हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं जब हम, तो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विद्यार्थियों की रुचियों को सबसे पहले रखती है। उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस विधि में शिक्षक का प्रधान कार्य विद्यार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के निदान में मदद करना है। ठीक है, ये बड़ा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है, वहाँ पर थोड़ा सा शब्दावली का हेर फेर होता है, बट इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो छात्र केंद्रित शिक्षण में सीखने की जगह छात्र ही चुनते हैं कि वो क्या सीखेंगे,
वो अपने सीखने की गति कैसे बढ़ाएंगे और कक्षा के सूत्रधार की भूमिका निभाकर वे अपने स्वयं के सीखने का आकलन कैसे करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि छात्र केंद्रित शिक्षा प्रत्येक छात्र की रुचियों, क्षमताओं और सीखने की शैलियों पर जोर देती है, बट इसमें शिक्षक को समग्र रूप में कक्षा के बजाय व्यक्तियों के लिए सीखने के एक सूत्रधार के रूप में रखती है। यानी भले केंद्र में छात्र है, बट इसके अगल बगल शिक्षक ही है, और शिक्षक देखता रहता है कि जो छात्र डिसाइड कर रहे हैं कि हम यहाँ सीखने हैं, हम वहाँ सीखेंगे, हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो ये अगल बगल शिक्षक देखता रहता है, केंद्र में भले ही शिक्षार्थी हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रीय विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ह्यूरिस्टिक विधि है, अन्वेषण विधि है, इसको खोज विधि भी कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिएगा कि जो छात्र है ना स्वयं खोज खोज के काम करता है, तो स्वयं खोज करके काम करने की विधि ये है ह्यूरिस्टिक विधि। प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना विधि कह सकते हैं, जो मतलब प्रोजेक्ट बना करके बच्चे सीखते हैं स्वयं से। अब मैं आपको बता दूं, स्वयं से करके सीखने का बल ना बंधु बहुत काम आता है, और ये विधि व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है। जैसे कोई चीज़ शिक्षक पढ़ा रहा है तो आपने सुन लिया उसको, लेकिन उसी चीज़ को यदि आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, यदि आप उसको बोलना चाहेंगे, तो आप, जैसे कि आपने सुनी बात को यदि आपने 5% ही आपने सीखा और आपने ग्रहण किया है, और जिस दिन आप उस बात को स्वयं बोलना प्रारंभ करेंगे, आप उस लेक्चर को स्वयं देना प्रारंभ करेंगे, तो वही आपके 50% दिमाग में बात घुस जाएगी, है ना। तो फिर आगे आती है निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, खेल शिक्षण प्रणाली यानी प्ले वे टीचिंग मेथड, अधिविन्यास यानी असाइनमेंट मेथड, ठीक है। ये मानी गृह कार्य जो होता है, अधिन्यास दिया जाता है बच्चों को। तो ये इस पर काम ना कौन करते हैं, विद्यार्थी कर पर्सनली विद्यार्थी करते हैं इस पर काम। तो इस तरह के मेथड देखो काफ़ी स्कूलों में अभी अभी भी चल रहे हैं और चलते ही हैं। तो हमने ये पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट आएगा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के विभिन्न प्रयास, यानी स्वयं प्रभा और मूक्स को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक आपका अगले क्लास में होगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत भी हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो हमारे इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो मेरे साथ जुड़कर पेपर 1 की बहुत ही सरल भाषा शैली में तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।